हेलो फ्रेंड्स एंड इट इज़ द एजुकेटर्स। तो पहले चैनल का नाम था जनरल स्टडीज़ फॉर मेंस और अब चैनल का नाम चेंज करके रख दिया गया है द एजुकेटर्स। बंदा भी सेम है, वीडियोस डालने वाला कंटेंट भी सेम है और तरीका भी सेम रहेगा, बस नाम बदल दिया है। मज़ा नहीं आ रहा था यार उस नाम में। तो योजना के अभी तक 5 पार्ट्स देख चुके हैं। जुलाई 2017 का जो सोशल सिक्योरिटी पे इशू आया उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 हम पार्ट्स देख चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी फॉर एल्डरली, सोशल सिक्योरिटी फॉर डिसेबल्ड, सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद हमने देखा था हेल्थ सिक्योरिटी और उसके बाद हमने देखा है सोशल सिक्योरिटी फॉर वुमेन। अब हम देखेंगे फार्मर सिक्योरिटी। तो फार्मर इनकम एंड वल्नरेबिलिटी देख लेते हैं। तो जो फार्मर की इनकम होती है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, सिर्फ क्रॉप पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं आपको ऐसा लगे कि फसल फेल हो गई तो फार्मर इनकम, फार्मर वल्नरेबल हो गया, अच्छी हो गई तो फार्मर ठीक रह गया। तो बहुत सारी चीज़ों पे है। लैंड उनमें से एक है। सबसे पहले हम फैक्टर्स देखेंगे एक के बाद। तो सबसे पहले लैंड है। लैंड अब अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, इंडिया में आप देखें फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, बहुत छोटे छोटे लैंड है फार्मर्स के पास। तो जितनी उन पे खेती हो पाती है, अगर अच्छा मौसम भी रहे और अच्छी इरिगेशन भी हो, सब कुछ अच्छा हो, तब भी इतनी खेती हो पाती है कि बस उनके घर के लोग ही खा पाए। ठीक है। तो लैंड एक बहुत मेजर फैक्टर है इसमें, जो फार्मर्स की वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लैंड्स हैं। दूसरा, स्केर्स इनपुट्स लाइक वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। हमें पता है कि इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो हमारे सारे फार्मर्स को नहीं मिल रही है, मानसून डिपेंडेंट हैं हम अभी भी। वो एक मेजर रीज़न है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बहुत कम फार्मर्स अफोर्ड कर पाते हैं, जो फर्टिलाइजर कॉस्ट है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ नहीं पाती। जो मार्केटेबल सरप्लस है और जो वेस्ट है, उसकी वजह से प्राइस मूवमेंट जो होती है उस वो उनको वल्नरेबल बना देता है। अब अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सरप्लस आ गया, अब किसी किसी टाइम अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हो गई और बहुत ज़्यादा सरप्लस आ गया, ठीक है, तो प्राइस गिर जाएंगे। आपको पता है अगर मार्केट में सरप्लस है और डिमांड उतनी नहीं है तो प्राइस गिर जाएंगे। वैसे ही अगर वेस्टेज हो गई तो फार्मर का नुकसान है। अब उसने जो किसी टमाटर उगाने वाले फार्मर ने, टमाटर उसके उग गए, पक गए, उसने फार्म में से निकाले, लेकिन उसको बेचारे को कहीं रखने को जगह नहीं मिल रही, वेयर हाउस नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा। इसकी वजह से काफी वल्नरेबल हो जाता है। ठीक है। अब पॉलिसी जो है वो डिफर करती है स्टेट वाइज। ठीक है, किसी स्टेट में कोई पॉलिसी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो किसी स्टेट में कोई पॉलिसी है और किसी स्टेट में कोई पॉलिसी है। स्मॉल साइज ऑफ इंडियन फार्म्स हमने अभी लैंड के अंडर देख ही लिया। अब पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। ठीक है, भारत में आबादी लगातार बढ़ती आ रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट थी वो इतनी ज्यादा हुई नहीं, वो बहुत पुअर है, जिसकी वजह से लैंड पे प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, जिस खेत में एक आदमी का काम है 5 आदमी कर रहे हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ये एक वल्नरेबिलिटी का रीजन है। वेदर, वेदर हम देख चुके हैं कि ड्रॉट हो तब भी किसान फंसा और अगर बाढ़ आ गई तब भी किसान फंसा। सप्लाई ग्लट कैन ऑल्सो डिप्रेस प्राइसेस। अभी हमने देखा कि अगर मार्केट में सरप्लस हो जाए, सप्लाई ग्लट हो जाए, तो प्राइसेस डिप्रेस हो जाते हैं। डिमांड फ्लक्चुएशन है, डिमांड कम हो गई, डिमांड ही नहीं है, तो प्राइसेस अपने जाहिर सी बात है गिरेंगे। और ग्लोबल कंपटीशन, अगर बाहर से इंपोर्ट्स हो रहे हैं, सस्ते दामों पे इंपोर्ट्स हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो जो फार्मर है वो वल्नरेबल हो जाएगा। अब एक वाइड व्यू लेके चलते हैं। ठीक है, अगर अब हम सिर्फ ये देखें कि अगर खेती अच्छी हुई तो फार्मर ठीक है और अगर खेती बुरी हुई तो फार्मर वल्नरेबल है, तो उस चीज में गलत चीज होगी। हमें देखना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो एक रूरल फार्मर की, क्योंकि जो रूरल एरिया है तो वहां पर मेजर जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है, वो एग्रीकल्चर है। तो हमें सिर्फ इस चीज से हटके कि प्रोडक्शन से रिलेटेड ही अगर हम वेलफेयर देखें फार्मर का, कि अगर हमें फार्मर की लाइफ इंप्रूव करनी है तो सिर्फ एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है, तो वो हमारे लिए गलत रहेगा। हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। जो फार्मर है वो पुअरली एजुकेटेड है, इलिटरेट है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो फार्मर तक नहीं पहुंच पाती, तो एजुकेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं है, ऑल वेदर रिपोर्ट्स, जो ऑल वेदर रोड्स हैं, ये रिपोर्ट्स नहीं है, ये रोड्स हैं, बाय ऑल वेदर रोड्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो किसान ने अब खेती की, जो प्रोड्यूस निकला वो वेयर हाउसेस तक टाइम तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस है, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, हाउसिंग, वाटर एंड सीवरेज डिस्पोजल,
वाटर एंड सीवरेज की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो फार्मर की हेल्थ है वो पुअरली इम्पैक्ट होती है। और हेल्थ इम्पैक्ट होती है तो किसान के पास खुद का पैसा तो होता ही नहीं, तो उसको अब इलाज के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डेट के अंदर दबता जाता है, दबता जाता है, दबता जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, अब पंप लगा दिया लेकिन बिजली नहीं है कि पंप में से पानी आ जाए ट्यूबवेल में से, तो क्या करेगा वो, उस पंप का सर में थोड़ी मारेगा। अब वुमेन काम कर रही है खेतों में लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, अनपेड है, घर की मुर्गी दाल बराबर। फेमिनाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, क्योंकि आदमी जो है वो तो निकल जाते हैं कि चलो तुम खेत संभालो, हम थोड़ा दूसरा कुछ काम देख के आते हैं, तो फेमिनाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960s में, 1967-68 के टाइम पे, उसका जो मेनली फायदा हुआ वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स को हुआ। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन रहा। काफ़ी एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन पहुंचा ही नहीं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गई, सेंट्रल इंडिया के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हो गए, तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन पहुंचा ही नहीं। तो अब जो गवर्नमेंट का फोकस है वो ये है कि सल्फर जो सरप्लस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ये सल्फर पता नहीं कैसे हो गया, तो यहाँ पे सरप्लस प्रोड्यूसिंग रीजन्स था। ठीक है, तो जो सरप्लस प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वहां से थोड़ी सी अब अटेंशन, क्योंकि वो हो चुका है उनका जो होना था, वहां से जो अब अटेंशन हटा के जो निगलेक्टेड एरियाज हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो एक गवर्नमेंट की स्कीम थी ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जिन क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहा था वो हमारी राइस और व्हीट थी। ठीक है, तो अब क्रॉप उसको डाइवर्सिफाई करने की बात की जा रही है, क्योंकि हम, अगर आप खुद ने देखा हो, ऑयल सीड्स का जो इम्पोर्ट है वो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, 67,000 करोड़ का हमारा खर्चा है उसके इम्पोर्ट पे। तो अगर प्रोडक्शन इंडिया में ही होगी वो खर्चा हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हमने शुरू किया है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हमने शुरू की है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो देखती है कि वेयर हाउसेज अच्छे से डेवलप हो सके, ताकि फार्म के क्लोज रहें वेयर हाउसेज, ताकि फार्मर को ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना पड़े, और उसके जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने शुरू किया। ये दोस्तों मेरा ना वो ऑन हुआ है डिक्शनरी ऑटो करेक्ट, तो ये अपने आप से हिंदी वर्ड्स को गड़बड़ कर देता है, मैं उसको भी ऑफ कर दूंगा। तो ये प्रधानमंत्री फेटल बायोम योजना नहीं है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉरी। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी हमने निकाला है, जिसमें हम देखते हैं कि क्रॉप्स वगैरह को ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी भी है, क्या लॉसेज हुए और क्या नहीं, प्रोटेक्शन वगैरह उसमें हम सब देखते हैं। इंडिया ने जो सब्सिडी सिस्टम शुरू किया है वो भी उसको ट्रांजिशन में लेके आने की हम कोशिश कर रहे हैं, जनधन और डीबीटी के थ्रू, ताकि जो लीकेजेस हैं, जो फार्मर तक सब्सिडी पहुंचनी चाहिए थी और जो बीच में ही लीकेजेस हो रहे थे, उनको कर्ब किया जा सके। तो ये सब पॉइंट्स जो योजना में से हमने कवर किए हैं फार्म सिक्योरिटी के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर एजुकेशन आपको पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो ये आगे और लोगों के पास भी पहुंचे, उन्हें भी हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि हर कोई जो इंस्टीट्यूट्स की दुकानें खुली हुई हैं उनके पास नहीं जा सकता। ये एक इनिशिएटिव है बस, ताकि उन स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके जो महंगे इंस्टीट्यूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, उसका फ़ायदा ये है कि डेली मैं वीडियो डालता हूँ, हिंदू और पीआईबी का डेली एनालिसिस डालता हूँ, 11:30 बजे सुबह तक वीडियो अपलोड हो जाता है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।